हेलो एवरीवन। पिछली वीडियोस में हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देख रहे थे रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के, जिसमें हम लोगों ने यूपीएससी 1995 से लेकर तकरीबन 2006 तक के या फिर 7 के सवाल को शुरू कर दिया था। अच्छा, जो लोग पहली बार आए उनको मैं बता दूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले किसी भी चैप्टर के प्रीवियस ईयर एनालिसिस करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंट थीम्स को डायरी में नोट डाउन करते हैं, उसके बाद उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है उसको बोलते हैं रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जिसमें हम लोगों का टारगेट ये होता है कि हम लोगों को 31 साल के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन को अच्छी तरह से देखना है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के भी सॉल्यूशंस को देखना है। सीएपीएफ हो गया, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, एनडीए कमांड जियो साइंटिस्ट, सीडीएस, ईपीएफओ, इन सारे के सवाल हम लोग देखते हैं। तो यार, आज की वीडियो का पहला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम कंपनी एक तरफ है, दूसरी तरफ हमारी लोकेशन है। अच्छा, ये इसके मार्क इसलिए कर दिए क्योंकि पहले एक बार वीडियो बना चुका था लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो बहरहाल हम लोग देख रहे हैं कि सवाल हमारा पहला बोल रहा है एल्यूमिनियम कंपनी एक तरफ लिखी, दूसरी तरफ हमारी लोकेशन है। तो एल्यूमिनियम कंपनी पहली बोली बाल्को, फिर हिंडाल्को, फिर इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी या फिर जिसको हम लोग इंडल के नाम से भी जानते हैं, और उसके बाद आखिरी हमारी है नैल्को। इनकी लोकेशन बतानी है। तो देखो यार, जब हम लोग बाल्को की बात करते हैं तो बाल्को हमारा कोरबा में पाया जाता है। इंडाल्को की बात करते हैं तो इंडाल्को हमारा रेणुकूट में पाया जाता है। और फिर जब हम लोग इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की बात करते हैं तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हमारा हीराकुंड में पाया जाता है। और फिर जो हमारा आखिरी नालको बचा वो हमारा कोरापुट में पाया जाता है। ये तो हमने देख लिया बेसिक बात। अब इसके बारे में अगर मैं आपको एल्यूमिनियम के बारे में दो तीन बातें बताऊँ। अच्छा, अब एल्यूमिनियम की लोकेशन वगैरह नहीं बताऊँ क्योंकि बहुत कॉमन सवाल है। जब एल्यूमिनियम से स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको बता दूंगा। एल्यूमिनियम से विद रिस्पेक्ट टू कंपनी अगर मैं बात करूँ तो पहली बात तो ये है कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का, सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड वाइड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वर्ल्ड वाइड। दूसरी बात ये है कि एल्यूमिनियम कंपनीज जो हैं दे कंट्रीब्यूट नियरली 2% ऑफ इंडियाज जीडीपी। 2% ऑफ इंडिया जीडीपी जो है वो केवल केवल एल्यूमिनियम कंपनी प्रोड्यूस करती हैं। अब देखो यार, अगर सवाल आया है तो इस सवाल का अगर स्कोप को थोड़ा मैं एक्सटेंड करूँ तो मैं इधर पता क्या लिख रहा हूँ, एल्यूमिनियम की जो इंपॉर्टेंट कंपनीज है इंडिया में और उनका जो हेडक्वार्टर है, यानी कि इधर मैं कंपनी लिख दे रहा हूँ और यहाँ इधर जो इनका हेडक्वार्टर है वो लिख दे रहा हूँ। तो पहला तो जो है हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया वही बता दे रहा हूँ, हिंडाल्को। हिंडाल्को इसका हेडक्वार्टर हम लोग को मिल जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं वेदांता। वेदांता लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो हम लोग को मिलता है उड़ीसा में। और अगर और प्रिसाइज जानना है तो उसका आंसर होता है झारसुगुडिया। कई जगह सुगुदिया होता है, कई जगह सुगुदा होता है, तो सुगुदा कर दे रहा हूँ मैं। अगली बात हम लोग वेदांता लिमिटेड की बात करेंगे तो अगला हमारा हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मालको। मालको के बाद अगला आता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं नालको। उसके बाद अगला आता है हमारा बाल्को। अब मालको का मतलब होता है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। अब मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का हेडक्वार्टर हमें मिलेगा मित्तूर, जो कि हमारा कहाँ है, तमिलनाडु में। नालको का हेडक्वार्टर, नालको मतलब होता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। अब नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो हम लोग को मिलता है उड़ीसा की राजधानी जिसको हम लोग बोलते हैं, एक मिनट ज़रा इस कागज़ को सेट कर लूँ मैं। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर हम लोग को मिल जाता है भुवनेश्वर में। उसके बाद जब आखिरी हम लोग देखेंगे बाल्को, इसका मतलब होता है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर हमारा मिलता है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का हेडक्वार्टर हमें मिलता है न्यू दिल्ली में। उसके साथ साथ एक दो और इम्पोर्टेंट कंपनी है, फॉर एग्जांपल जिसको हम लोग बोलते हैं जिंदल जिंदल एल्यूमिनियम कंपनी। अब जिंदल एल्यूमिनियम कंपनी का जो हेडक्वार्टर है हम लोग को मिलता है कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में। ये हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली। इसके साथ साथ एक आधी और कंपनी है, फॉर एग्जांपल जो हमारे ऑप्शन में है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, या फिर इसको हम लोग, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है एल्यूमिनियम कंपनी, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडल। अब इंडल का हेडक्वार्टर हम लोग को मिल जाएगा मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की क्या है, कैपिटल है। ये हम लोगों ने सारी एल्यूमिनियम के बारे में बेसिक जानकारी जान ली। अगला अगर सवाल देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नामचक नामफोक कोलफील्ड लोकेटेड। यूपीएससी 2008 का सवाल है, नामचक नामफोक कहाँ पाया जाता है। तो देखो यार, जब आप नामचक नामफोक की बात करोगे वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब हम लोग को ये याद रखना है कि यूपीएससी ने पिछली साल ऐसे, इसका तो आंसर अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब ज़रा जो मैं एक्स्ट्रा बातें लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना। देखो यार, कोल की जब आप लोकेशन की बात करोगे तो कोल जो होता है, यूपीएससी ने कोल, लिग्नाइट और टर्शियरी कोल इन तीनों के बारे में अलग अलग सवाल पूछा था। जब आप कोल की बात करोगे तो इसकी लोकेशन कहाँ हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल सिंहभूम है, या फिर जो देखो सिंगरौली है, या फिर एक होता है हमारा सिंगरौली जो है वो हमारा एमपी में पड़ता है, और जब सिंगरेनी की बात करते हैं वो हमारा तेलंगाना में पड़ता है। इसके साथ और सारे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा रानीगंज है, जरिया है, बोकारो है, गिरिदित है। अगर आपने पिछली वीडियो सारी सीक्वेंस में देखी होंगी तो कोल की जो हमने लोकेशन थी वो कौन कौन सी थी। फॉर एग्जांपल यार, ये सारी चीज़ें बच्चों को पता है, जैसे कि झरिया हो गया, बोकारो, बच्चों वाली चीज़ें हैं, झरिया, बोकारो, रानीगंज,
झरिया है, बोकारो है, रानीगंज है, करणपुरा है। और जो यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि कोल कहाँ पे पाया जाता है, उसका आंसर क्या था, तो उसका आंसर था गिरिडीह। उसके बाद हम लोग को और ये भी पता है कि कोल की इंपॉर्टेंट साइट्स और कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल सिंगरौली, मैंने आपको बताया था कि दो हैं, एक है सिंगरौली जो कि एमपी में पड़ेगा, दूसरा होता है हमारा सिंगरेनी। सिंगरेनी, अब ये सिंगरेनी कहाँ पे पड़ेगा, तो सिंगरेनी की बात करोगे तो सिंगरेनी हमारा पड़ता है तेलंगाना में। सिंगरौली और TELANGANA। अच्छा, तेलंगाना हो गया। उसके बाद हम लोगों को ये भी पता था कि जब उन्होंने एक OTR याद किया था, OTR क्या था, तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा में क्या मिलेगा, उड़ीसा में हमारा तालचेर मिलेगा, TALCHER, तालचेर मिलेगा। उड़ीसा में हमारा और क्या मिलेगा, रामपुर मिलेगा। अब ये सारी तालचेर, रामपुर, उड़ीसा में हमारा कोयला पाया जाता है, यानी कि हम लोगों ने मोरलेस कोल की सारी लोकेशन देख ली थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कोल के अंदर एक और कोल है जो कि हमारे सवाल में पूछा गया, जिसको हम लोग बोलते थे टर्शियरी कोल। टर्शियरी कोल को याद कराने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी मेरे भाई? ट्रिक अमन। अब ये अमन क्या होता है? ए से हमारा था अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था, अरुणाचल प्रदेश। एम से था हमारा मेघालय, ए से है हमारा असम, और एन से है हमारा नागालैंड। इन सारी जगह पे कौन सा कोल पाया जाता है? टर्शरी कोल पाया जाता है। जब आप अरुणाचल प्रदेश की बात करोगे तो अरुणाचल प्रदेश में दो जगह पे टर्शरी कोल पाया जाता है। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि सवाल कायदे में रिपीट हुआ है। जब आप टर्शरी अरुणाचल प्रदेश की बात करोगे तो यहाँ पे हमारी दो जगह पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नामचिक और नामपक। नामचिक जो होता है एंड नामपुक, ये नामचिक नामपुक कहाँ पे है हमारा? अरुणाचल प्रदेश में। जब आप मेघालय की बात करोगे तो मेघालय को हम लोग को याद करना DCM से। DCM क्या होता है? तो DCM डी से होता है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं दरंगगिरी। सी से होता है हमारा चेरापूंजी, CHERRAP। एक मिनट, इसको ऐसा कर लूँ, PUNJI चेरापूंजी। और एम से होता है हमारा MEWLONG म्योलोंग। यानी कि DCM क्या हो जाएगा? दरंगिरी, चेरापूंजी और म्योलोंग। हम लोग को ये भी पता है कि मेघालय में क्या होती है, रेड होल माइनिंग होती है, जो कि ऐसा होता है इलीगल होता है, जिसमें ह्यूमन जो होता है वो रेड की तरह जो हिल्स होती है उसकी डिगिंग करके उसमें से कोयला की इलीगल एक्सट्रैक्शन करता है। उसके बाद हम लोग जब असम को देखेंगे मेरे भाई, तो असम को हम लोग कैसे याद रखना था? तो असम को हम लोग को याद रखना था कि असम में जो जगह है, एक है जयपुर, एक है हमारी नाजिरा, और एक और जगह थी जिसको अगर आपको याद होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं माकुम। ठीक है, माकुम, जयपुर, नाजिरा, ये असम में जगह थी। नागालैंड की याद करने की जरूरत नहीं। इसके साथ साथ अगर आपको एक और याद रखनी तो हम लोग जम्मू कश्मीर की याद रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में एक जगह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जालाकोट। ये हम लोगों ने क्या देख लिया, टर्शरी कोल। अच्छा, टर्शरी कोल के साथ अब आप बता दो कि लिग्नाइट कोल भी कहाँ पे मिलता है। तो लिग्नाइट कोल मैंने आपको बताया था क्या पिछली वीडियो में, अगर आपने पिछली वीडियो के कंटिन्यूएशन देखे हो, कैसे कि किसी के जो जीजा हैं वो कैसे हैं, पिटे हैं, तो जीजे पिटे। तो जी से हम लोग क्या बोलेंगे, तो जी से हम लोग बोलेंगे जिसको हम लोग जानते हैं क्या, गुजरात। जे से हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर। पी से हम लोग जानते हैं पौंडीचेरी, पौंडी, CHERRY। और फिर टी से हम लोग जानते हैं तमिलनाडु। ये मैंने लिग्नाइट कोल बता दिया। लिग्नाइट कोल क्या है? जीजा पिटे किसी के जो जीजू हैं वो क्या है, पिटे। उसके बाद हम लोग टर्शरी कोल को ऐसे याद रखेंगे, अमन भाई से। उसके बाद हम लोग कोल के हम लोगों ने ये तो देख लिया, OTR, सिंगरेली, सिंगरौनी, जजिया, बोकारो, रानीगंज, कर्णपुरा, गिरदिर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। भले ही इस क्वेश्चन ने टाइम ले लिया, लेकिन हम लोगों को कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो गई। और यूपीएससी हमसे कुछ भी पूछे तो हम लोगों को पता है। अगली बात हम लोगों को ये पूछ लिया गया, इन्होंने इरीगेशन प्रोजेक्ट और उससे रिलेटेड स्टेट कौन सी है, कि ये दमन गंगा जो है वो गुजरात में है, गिरना महाराष्ट्र में है, पंबा केरला में है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्टली मैच कौन से है? तो सीधी सीधी बात है, हमें सारी बातें पता है। ऑप्शन नंबर डी है इसका क्या सही आंसर। अरे कहाँ जा रहा है भाई, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो देखो यार, अगर मैं एक्स्ट्रा बातें इस पेज पे ऐसे लिखूँ, एक मिनट, इस कागज़ को मैं सही कर लेता हूँ, ये उड़ रहा है। अभी यार देखो यार, इरिगेशन से रिलेटेड यूपीएससी ने शायद 2004 या 5 में एक और सवाल रिपीट किया था विद रिस्पेक्ट टू दामोदर वैली प्रोजेक्ट की। उसने दामोदर वैली प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें पूछी थी कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट में थर्मल पावर प्लांट आते हैं, दामोदर वैली प्रोजेक्ट में गैस टरबाइन है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है कि नहीं होता है। इसके साथ साथ उसने एक और बात पूछी थी क्या, कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो था वो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला प्रोजेक्ट था। तो यानी कि ये सारी चीज़ें तो हमें पता है। इससे अब अगर इरीगेशन यूपीएससी के पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट, तो इरीगेशन से रिलेटेड हम लोग उसकी बेसिक जानकारी कलेक्ट कर ले रहे हैं। यहाँ पर इरीगेशन की बात करोगे तो इरीगेशन शब्द जो है ये लैटिन भाषा से आया है। लैटिन वर्ड है WRD, जो कि मॉइस्ट या वेट होता है, और जिसका मतलब क्या होता है, मीनिंग इसका क्या होता है, वाटरिंग। अरे यार सीधी सीधी बात है, देसी भाषा में बता रहे। इरीगेशन मतलब क्या होता है, फसलों को पानी देना, बात खत्म। अब पानी क्यों दोगे, पानी इसलिए देंगे जिससे पानी से हमारी पैदावार जो है खेती की वो अच्छी हो। पानी क्यों देंगे, पानी से हमारे फल फ्रूट जो है वो अच्छे हो। अब क्रॉप्स क्या होती है, तो क्रॉप इज अ प्लांट विच व्हेन अ सेम प्लांट
ग्रोज इन लार्ज क्वांटिटी ओवर अ लार्ज ट्रैक ऑफ एरिया ओवर अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड एज क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? जब एक सेम तरह के प्लांट को सेम जमीन पर बहुत लंबे जब एक सेम तरह के प्लांट को एक ज़मीन के टुकड़े पर ग्रो किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक गेहूं के पेड़ को हम लोग सेम क्रॉप को बहुत बड़े ग्राउंड पर ग्रो करते तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। तो यानी कि जब हम लोग फसल को पानी देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इरीगेशन बोलते हैं। अगली बात क्या होती है? इरीगेशन क्या होता है? तो इरीगेशन होता है मेथड ऑफ वाटरिंग। सीधी सीधी बात है, पानी देने को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इरीगेशन बोलेंगे। अब इरीगेशन क्यों देंगे? जिससे कि हमारी बेटर क्या हो? क्रॉप्स हो। अब हमारा फसल तो हुई अच्छी अच्छी, साथ में जो फल फ्रूट वगैरह होते हैं, सब्जी वब्जी होती हैं, जो हॉर्टिकल्चर होता है वो भी कैसा हो? अच्छा हो। अब देखो यार, इरिगेशन को कई बार एग्रीकल्चर से एसोसिएट कर दिया जाता है। अब एग्रीकल्चर अपने देश में दो तरह के होते हैं। कैसा? या तो एग्रीकल्चर हमारा होगा डिपेंड ऑन रेनफॉल। अगर डिपेंड ऑन रेनफॉल होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रेन फेड एग्रीकल्चर। दूसरी बात, डिपेंड ऑन जो हमारा टॉपिक है इरिगेशन। अगर डिपेंड ऑन इरिगेशन होगा मेरे भाई तो उसको हम लोग बोलेंगे इरिगेटेड फार्मिंग। अच्छा, इरिगेटेड हम लोगों को जो रेनफेड एग्रीकल्चर हो या फिर इरिगेटेड फार्मिंग हो, हम दोनों समझ गए। 2019 के डाटा से हिसाब से 2019 के डाटा के हिसाब से इंडिया में जो कल्टीवेबल लैंड है वो कितनी? 140 मिलियन है, जिसमें से हमारी कितनी है? तकरीबन 48% जो है वो कैसी है? इरिगेशन से पानी लेती है, और बची हुई 52% कैसी है? जो कि रेनफॉल के ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है। ये भी बात हम लोग को समझ में आ गई। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। एक चीज़ होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सीसीए। अब सीसीए क्या होता है? सीसीए होता है हमारा कल्चरेबल, एक कॉपी सही कर लूँ मैं। सीसीए को हम लोग बोलते हैं कल्चरेबल कमांड एरिया। यार सिंपल एक मतलब है क्या? कल्चरेबल कमांड एरिया वो एरिया होती है जहाँ पर क्रॉप ग्रो हुई, मतलब एरिया ऑन विच क्रॉप इज ग्रोन इन अ सीजन इज कॉल्ड कल्टीवेट। मतलब वही बात है, नाम बड़े बड़े मतलब छोटा सा, क्या कि एरिया ऑन विच क्रॉप इज ग्रोन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये एरिया जिसके ऊपर क्रॉप ग्रो हुई, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? सीसीए बोल देंगे। बात खत्म। अभी सीसी क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ, कोई जमीन जिसका सीसीए अगर मान लो कभी सीसीए अगर हमारा 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट बोल देंगे। मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट बोल देंगे। यानी कि अगर हमारा सीसी, अरे वही बात है, अगर ये जगह जो है ये 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की हो गई तो ये हमारा मेजर इरीगेशन हेक्टेयर है, अगर उससे कम किया तो नहीं है। बात खत्म। अब मैं आपको मेजर इरीगेशन जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उनके नाम बता दूं, क्योंकि यार यूपीएससी का कोई सहारा वो भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। तो पहला मैं लिख दे रहा हूँ भाखड़ा नागल। अभी भाखड़ा नागल जो है ये सतलज नदी के ऊपर है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप लिख लेना। भाखड़ा नागल सतलज नदी के ऊपर है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के ऊपर, जो कि 1963 में फॉर्म हुआ था। अब आपको कहोगे साल क्यों बता रहे हो? साल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार वही बात है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट अगर पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं, भाखड़ा नागल का पूछ ले तो सतलज नदी के ऊपर है। और पंजाब हिमाचल प्रदेश में 1963 में बना था, और इसका जो सीसी है वो कितना है? 40 लाख हेक्टेयर है। अगली बात, ब्यास की बात करोगे तो ब्यास प्रोजेक्ट की बात करोगे अगर, तो ब्यास प्रोजेक्ट की बात करोगे तो ये ब्यास नदी के ऊपर है। और ब्यास नदी के ऊपर साथ साथ ये हमारा कहाँ पर है? ये हमारा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में है। 21 लाख जो जगह है हेक्टेयर की वो इसको पानी देता है, और ये हमारा 1974 में बन के तैयार हुआ था। जब आप इंदिरा गांधी कैनल की बात करोगे, इंदिरा, यार राइटिंग को प्लीज़ थोड़ा कॉपरेट करना, क्योंकि एक हाथ से मैं जरा एक हाथ को ऐसे पकड़े कॉपी और दूसरे हाथ से मैं लिख रहा हूँ, और फिर ऊपर से हवा भी चल रही है तो थोड़ी वो डिस्टर्ब कर रही है इसको। तो राइटिंग धीरे धीरे मैं अपनी सुधार लूँगा भाई। अगर इंदिरा गांधी कैनल की बात करें हम लोग, तो इंदिरा गांधी कैनल जो है वो हमारा हरी के जो रिवर है उसके ऊपर है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये 5,28,000 जो है किलोमीटर, 5,28,000 हेक्टेयर उसको पानी देती है, और 1965 में हो गई थी। अगली बात क्या है? कोसी प्रोजेक्ट। जब आप कोसी प्रोजेक्ट की बात करोगे तो कोसी प्रोजेक्ट तो सबको पता है क्या, कि कोसी रिवर के ऊपर है, और सौरो ऑफ बिहार के नाम से जानी जाती है। बिहार में पाई जाती है। 8,48,000 हेक्टेयर इसकी एरिया है, यानी कि ये कैसा है? 10,000 से ज़्यादा, यानी कि कैसा है? मेजर इरीगेटेड हमारा प्रोजेक्ट है, और 1954 में बना था। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक और हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं हीराकुंड। जब आप हीराकुंड प्रोजेक्ट की बात करोगे तो अब मैं थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। हीराकुंड हमें पता महानदी के ऊपर है। दूसरी बात ये है उड़ीसा में है, और इसका जो वो है एरिया वो है हमारा 10,05,000 हेक्टेयर। उसके बाद हमारा तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा की बात करोगे यार तो तुंगभद्रा जो है वो, तुंगभद्रा मैं टी लिख दे रहा हूँ, और कृष्णा, तुंगभद्रा कृष्णा नदी के ऊपर है, जो कि आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका के ऊपर है। और दूसरी बात हमें याद रखना 1953 में बन के तैयार हुआ था। नागार्जुन सागर, अच्छा इसकी भी अगर आपको एरिया लिखनी है तो वो हमारा जब हो जाएगा
74,000 हेक्टेयर। उसके बाद अगला हमारा हो जाएगा नागार्जुन सागर। अब नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट की बात करोगे तो ये हमारा कृष्णा रिवर के ऊपर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में होता है। 1960 में प्रोजेक्ट बन के हुआ था, करीब 13,13,000 हेक्टेयर में है। उसका एक इम्पोर्टेंट और है जिसको हम लोग बोलते हैं दामोदर प्रोजेक्ट। अब दामोदर वैली प्रोजेक्ट की बात करोगे तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो हमारा दामोदर नदी के ऊपर है, दामोदर रिवर के ऊपर है, जो कि 1948 में आज़ादी के बाद बन गया था। अगला चीज़ हम लोग को ये याद रखना है कि ये झारखंड, वेस्ट बंगाल और तकरीबन 8,23,700 हेक्टेयर में फैला हुआ प्रोजेक्ट है। ये हम लोगों ने इरिगेशन से बेसिक बात को जान ली, इंडिया में जो बेसिक बेसिक इरिगेटिव प्रोजेक्ट हैं वो जान लिए। और फिर उसके पहले हम लोगों ने एल्यूमिनियम कंपनीज को देखा था, कोल को देख लिया। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा यार अब अगली वीडियो में मिलेंगे क्योंकि आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, अपलोड करने में फिर दिक्कत होगी। अच्छा कोई सजेशन हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। टिल देन मेरे भाई, जय हिंद जय भारत।